मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो हम लोग बहिर्जात बल का अध्ययन कर रहे थे। बहिर्जात बल, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का अध्ययन कर रहे थे। बहिर्जात बल में हम लोगों ने देखा था अनाच्छादन एक प्रमुख जो है प्रक्रिया है, जिसके कारण समतल स्थापन का कार्य होता है। जो अंतर्जात बल जो विषमताओं को पृथ्वी पर उत्पन्न करती हैं, जो विभिन्न प्रकार की विषमताएं, चाहे वो पर्वत, पठार, मैदान या जितने भी विषमताएं उत्पन्न होती हैं, उन सबको समतल करने का काम कौन करता है? बहिर्जात बल। और उसमें हम लोगों ने अनाच्छादन का अध्ययन कर लिया था कि अपक्षय कैसे होता है और अपर्दन कैसे होता है। अब अपर्दन के कई प्रक्रम हैं, मैंने बताया था अपर्दन के कई भौगोलिक प्रक्रम हैं, और उन भौगोलिक प्रक्रम से यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं परीक्षाओं में कि कौन से प्रक्रम ने कौन सी स्थलाकृति का निर्माण किया, कौन सी स्थलाकृति का निर्माण किया। तो इसीलिए यहाँ पे 5-6 प्रक्रम हैं, भौगोलिक प्रक्रम हैं, जिनका हम लोग अध्ययन करेंगे कि वो स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे करती हैं। स्थलाकृति मतलब जो आप पृथ्वी पर देख रहे हो, जो भी स्थल हैं बन रहे हैं, जैसे पर्वत बन रहे हैं, पठार बन रहे हैं, या फिर नदियाँ बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करती हैं, बनाती हैं, तो वो सब स्थलाकृतियाँ कौन बनाती हैं, कैसे बनाती हैं, ये सारा चीज़ हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वो जितना कुछ भी ऊपर से दिखाई दे रहा है, बराबर करने वाला, समतल स्थापन करने वाला, काट छाट करने वाला, वो सब कौन करता है? बहिर्जात बल करता है। तो बहिर्जात बल में सबसे प्रमुख जो प्रक्रम है वो नदी प्रक्रम है। नदी प्रक्रम जो, क्योंकि अब ये नदी सब जगह, पूरे दुनिया में है, सब जगह। हवाएं तो एक निश्चित क्षेत्र में चलती हैं, ठीक, समुद्र का जल भी एक निश्चित क्षेत्र में प्रभाव डालता है, हिमालय एक निश्चित क्षेत्र में प्रभाव डालती है, लेकिन नदी का प्रक्रम पूरी दुनिया में आपको दिखाई दे जाता है। और यही नदियां ही तो मैदानों का निर्माण करती हैं। तो इसलिए नदी प्रक्रम एक प्रमुख प्रक्रम है। तो इसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि नदी प्रक्रम। अब प्रक्रम समझे ना, प्रक्रम क्या है? कि प्रक्रम मतलब ऐसे जो भौगोलिक गतिविधियाँ हैं, वो जो कार्य है, भौगोलिक कार्य, वो किस टूल्स के सहारे हो रहा है। तो यहाँ टूल्स क्या हो गया? नदी। टूल्स क्या हो गया? नदी। और जो क्रिया कर रही है वो हो गया प्रक्रम। नदी जो क्रिया कर रही है, जो कार्य कर रही है, और उसके कार्य करने से जो चीज़ निर्मित हो रहा है, जो चीज़ बन रहा है, जो चीज़ बिगड़ रहा है, वो उसका पूरा लैंडफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैंडफॉर्म से स्थलाकृति हो जाएगी। और चूंकि वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो उसको भौगोलिक स्थलाकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? भौगोलिक स्थलाकृति। मानव भी बनाता है तो मानवकृत हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ स्थलाकृतियों का निर्माण मानव करता है, ठीक, तो वो मानवकृत हो जाएगा। लेकिन जब प्रकृति बनाएगी तो भौगोलिक हो जाएगा या प्राकृतिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग भौगोलिक स्थलाकृतियों का निर्माण बात करेंगे, किसके माध्यम से? नदी प्रक्रम से। भाई इस और कई प्रक्रम थे, 5-6 प्रक्रम ने बताए थे। नदी प्रक्रम, वायु प्रक्रम, भूमिगत जल प्रक्रम, समुद्री लहरें प्रक्रम, बहुत सारे हैं, हिमालय प्रक्रम। लेकिन आज शुरुआत करते हैं हम लोग नदी प्रक्रम से। देखो, नदी एक है जो जिस प्रकार से व्यक्ति का जीवन 3 अवस्थाओं में बटा होता है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। एक व्यक्ति की यही तो 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। युवावस्था होता है, फिर वो प्रौढ़ हो जाता है। आप लोग युवावस्था में हो, और हम लोग किस अवस्था में हैं? प्रौढ़ावस्था में हैं। और हमारे पिताजी किस अवस्था में होंगे? वृद्धावस्था में होंगे। आपके बाबा वृद्धावस्था में होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ विद्वान थे, उन लोगों ने जब नदियों को देखा, और नदियों ने या स्थलाकृतियों का जब निर्माण हुआ, चाहे नदी से हो, चाहे पवन से हो, इन सारी चीज़ों से, तो उन्होंने इनको भी 3 अवस्थाओं में बांट दिया। 3 अवस्थाओं में बांट दिया, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। मैच्योर जिसको बोलते हैं, कहते हैं बच्चा अब क्या हो गया है? मैच्योर हो गया है, मैच्योरिटी आ गई है ना, तभी तो उसको अंग्रेजी में प्रौढ़ावस्था को मैच्योर एज कहते हैं। जैसे अब हम लोग हैं तो क्या हो गए? मैच्योर हो गए हैं। अब अगर हम तुम्हारे जैसे हरकत करें तो फिर लोग हंसेंगे, कहेंगे ये मैच्योर हो गया और जो है बच्चों वाली हरकत कर रहा है। तो इसलिए मैच्योरिटी आ जाती है। तो इसीलिए उसी के नाम पर मैच्योर एज कहा गया। यंग एज, मैच्योर एज और ओल्ड एज। ओल्ड एज में भी जा कर के बालकपन हो जाता है। देखो, ज़्यादा जो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके अंदर
बाल स्वभाव आ जाता है, बालपन आ जाता है। तो नदियाँ भी ऐसे ही बाल स्वभाव करती हैं। अभी सब यहाँ देखेंगे पूरा जीवन से, पूरे अपने लाइफ से जो है, जो हमारी लाइफ साइकिल है, लाइफ चक्र है, पूरा वो जो है नदियों का चक्र भी पूरे लाइफ साइकिल के तरीके से चलता है। तो देखो, अब नदियों के जो उद्गम के जो स्रोत होते हैं मुख्य रूप से दो स्रोत हो सकते हैं। नदियों के उद्गम के दो स्रोत होते हैं, या तो वर्षा का जल होगा, बारिश होगी, जैसे भूमिगत जल का प्रश्न आया था कि भूमिगत जल का मुख्य स्रोत क्या है, वर्षा का जल। तो या तो बारिश होगी या फिर जो है हिमानी होगी, हिम होगा, जहाँ पे जो है पर्वतीय क्षेत्र होंगे, ऊंचाई पर, जैसे पर्वत ऊंचा है तो इसकी चोटियाँ क्या होंगी, हिम से ढकी होंगी। और ऐसा तो नहीं कि हिम से ढकी है, यहाँ पे कोई तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तापमान में परिवर्तन होगा, उतार चढ़ाव होगा तापमान में, तो ये हिम टोपियाँ क्या होंगी, पिघलेंगी। और जब ये हिम टोपियाँ पिघलेंगी तो ये फिर किस रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, जल में। और ये इनको सीधे सीधे ढाल मिल रहा है, इनको सीधे सीधे यहाँ ढाल मिल रहा है, तो ढाल के सहारे यहाँ से हिम टोपियाँ पिघल करके जल और जो है हिमखंड के रूप में, वर्षा जल और हिमानी। तो हिमानी भूमिगत जल का कोई वो थोड़े नहीं। अच्छा इसका कह रहे हो मतलब नदियों का, तो दोनों स्रोत हैं उसके, दोनों स्रोत हैं, वर्षा जल भी है और हिमानी भी है, वर्षा जल भी और हिमानी भी। अब जब हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो भारत में दोनों प्रकार की नदियां हैं, गंगा यमुना, ये सब क्या है, हिम से उत्पन्न हुई नदियां हैं। और दक्षिण भारत की नदियां जहाँ पर हिम टोपियाँ नहीं हैं, वहाँ पर ऊंचे पर्वत नहीं है, तो वहाँ पर नदियों को जल कहाँ से मिलता है, वर्षा से मिलता है। और वर्षा 12 महीने तो होती नहीं है, तो वर्षा जब 12 महीने नहीं होगी तो उनकी नदियों का पानी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा अगर छोटी नदियाँ होंगी, और अगर बड़ी नदियाँ होंगी तो कम हो जाएगा। अब ये खारिल नदी तुम्हारे यहाँ बहती है, सूख जाती है, छोटी नदी है, वर्षा का जल इसको मिलता है तो ये सूख जाती है। लेकिन गंगा यमुना का पानी कभी सूखता है, नहीं सूखता है। क्यों? क्योंकि उसको बर्फ़ से पानी मिल रहा है, और बर्फ़ जो है हमेशा पिघलता रहता है, वहाँ से जल प्राप्त होता रहता है। और सिर्फ आप जब जाओगे पर्वतीय क्षेत्रों का जब भ्रमण करोगे, देखोगे तो वहाँ पर जो मैदानी क्षेत्रों में नदियों का इतना विकराल रूप आप देखते हो, इतनी चौड़े क्षेत्र में बहती हैं, तो वहाँ तो बिल्कुल आप जो है ऐसे तड़क जाओगे, कूद जाओगे वहाँ की नदियों को। पर पर्वतीय क्षेत्रों में जाओगे, पतली धाराओं में बहती हैं, उनमें जो है आप डूबोगे नहीं, पैदल निकल जाओगे। और यहाँ मैदानी क्षेत्र में आकर के विकराल रूप धारण कर लेती हैं, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ वहाँ आकर के मिलती हैं, तो अपना जल ले करके आकर जो है उसमें करती हैं, डालती हैं। तो इस तरीके से ये ढाल के सहारे जो है चलेंगे। तो दो स्रोत हो गए नदियों के जल का, स्रोत दो हो गए, वर्षा जल और हिमानी। हिमानी से निकलने वाली नदियाँ सब क्या होंगी, 12मासी होंगी, वो 12 महीने अपना जल लेकर चलती रहेंगी। और वर्षा जल पर निर्भर नदियाँ जो है वो सूख जाती हैं या कम हो जाता है उनका जल, तो वो जो है 12मासी नहीं होती हैं, वो जो है समसामयिक होती हैं या समकालिक होती हैं, एक निश्चित समय में उनमें जल रहता है। तो इस तरीके से वो तो अलग मैटर है। यहाँ पर हम लोग जो है नदी प्रक्रम का अध्ययन करेंगे। तो अब जब नदी अब उत्पन्न कर दिया हमने, कहाँ से, चलो पर्वत से शुरू करते हैं, पर्वत से शुरू करते हैं। उसको दोनों स्रोत मिल रहा है, हिमानी का भी और वर्षा का। तो अब नदी यहाँ पर जब स्टार्ट होगी, यहाँ मान लो बारिश भी हो रही है और यहाँ से इस हिमानी भी पिघल रही है, तो आप इसको 3 डायमेंशनल में सोचो, दिमाग में बैठाओ कि एक पहाड़ है, ये क्या है, एक पहाड़ है, मतलब ये 3 डायमेंशनल चित्र आप पहाड़ का इमेजिन करो। अब यहाँ से एक पतली धारा बनेगी, एक पतली धारा बनेगी पानी की, बहुत पतली धारा बनती है, जिनको यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में रेल गलीज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेल गलीज। अरे वही गली जिस गली में हम लोग जो है कभी घूमा करते थे गाँवों की गलियों में, तो वही पतली पतली गलियाँ। ठीक, तो ये पतली पतली गलियाँ बनेंगी, और ये गलियाँ, कई गलियाँ इस तरीके से आकर के जब मिल जाएंगी तो यहाँ पर जो है नदी बनना शुरू हो जाती है। पतली पतली गली और रेल ये सब मिलती जाती हैं, तब नदियों का आविर्भाव होता है। अब नदी ऊपर क्यों नहीं जा रहा अपना पानी लेकर के, नीचे क्यों आ रहा है? तो उसका सबसे मुख्य कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण। क्या है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो है ढाल, गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल बन जाता है। भाई ढाल के कारण गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है, ढाल के कारण गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है। तो ढाल के सहारे, ढाल के अनुरूप पानी बहता है। कुछ एक मैं टीवी चैनल उसमें देख रहा था, एक आता नहीं जो है उसका नाम पहले आता था, अब तो खैर देखता ही नहीं हूँ, अद्भुत करके कुछ ऐसा नाम था, कोई सीरियल था, मतलब उसमें आता था न्यूज चैनल में। तो वो ऐसे अजीब अजीब चीज़ दिखाता था। वो ढाल दिखाया कि ढाल देखने को ऐसे दिख रहा है और पानी जो है ऊपर चढ़ रहा है उसमें। तो ऐसे भी कुछ घटनाएं हो सकती हैं। तो उसके भौगोलिक जो है कारण होगा, कुछ ना कुछ भौगोलिक कारण क्या होगा कि उसका गुरुत्वाकर्षण
ऊपर बन रहा होगा। ढाल हमको देखने में दिख रहा है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं ना, तो जैसे कोई आजकल 3D जो है चित्र बन रहे हैं ना। 3D चित्र देख करके आपको लगता है कि बिल्कुल किसी जो है गड्ढे में चले जाएंगे, लेकिन वो उसमें हाथ फेरोगे तो ऐसा लग रहा है सब कुछ समतल है। भाई ऐसे ही तो भ्रम हो गया था, तभी तो महाभारत युद्ध हो गया। किसको भ्रम हो गया था? दुर्योधन को। जब वो वहाँ गया था जो है, हाँ, इंद्रप्रस्थ गया था दुर्योधन, तो फिर वो उसे लगा कि यहाँ तो पानी नहीं होगा और वो पानी में कूद जाता है, उसको भ्रम हो जाता है। तब जो है द्रौपदी हंसती है, तब वो महाभारत होने का वो भी एक कारण था, महाभारत युद्ध होने का वो भी एक कारण था कि वो जब हंसती है तो उसका उपहास उड़ाती है द्रौपदी जो है दुर्योधन का। तो मतलब वो इस तरीके से भ्रम भी हो जाता है। लेकिन जो नियम है, रूल है वो पृथ्वी पर वो शाश्वत रूल्स होते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण का नियम काम कर रहा है तो सब जगह काम करेगा, कोई वो नहीं है। लेकिन ये हमारे देखने के ऊपर है कि हम उसको क्या देख रहे हैं। ये हमको भ्रम हो सकता है, लेकिन प्रकृति भ्रम नहीं करती। प्रकृति को भ्रम नहीं हो सकता। प्रकृति तो जो जैसा बनाया है, जिसने जो उसका जो नियम है उसी के हिसाब काम करेगी। तो इस तरीके से यहाँ से नदी उत्पन्न होती है। अब बताओ, पर्वतीय क्षेत्र पर नदी का बहने के लिए ढाल खूब बढ़िया है। नदी को बहने के लिए ढाल खूब बढ़िया है। तो यहाँ की नदी बूढ़ी होगी या जवान होगी या बालक होगी? बालक होगी। यहाँ की नदी बालक होगी। और बालक क्या काम करता है? खूब उछल कूद करता है। उछल कूद करेगा, इधर फेंक उधर मार, यही सब तो करता है। तो यहाँ पे नदियाँ जो है अभी बालपन में है, यहाँ पे नदियाँ बाल्यावस्था में हैं। तो ये इसका युवा अवस्था हो गया, यूथ एज हो गया नदी का, यहाँ पर युवा अवस्था में। अब नदी युवा अवस्था में है तो खूब उछल कूद करेगी, और उछल कूद करेगी तो कूदेगी तो नीचे काटेगी कि नहीं? कूदेगी नदी, कूदेगी मतलब ढाल उसको ज़्यादा है तो खूब गहराई में काटेगी। तो जब गहराई में काटेगी नदी तो यहाँ पर गहरी गहरी घाटियों का निर्माण होगा कि नहीं? अब घाटी क्या चीज़ होती है? घाटी जब अपने आसपास से निचला भूमि होता है। जो पर्वतीय क्षेत्रों में घाटी ऐसे जो है स्थलाकृति होती है जो अपने ऊंचे घिरे हुए क्षेत्रों से एक निचला भूमि होती है, वो क्या कहलाती है? घाटी, जो कि नदियों द्वारा निर्मित होती है। यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में नदी क्या करती है? यहाँ पर जो है ऊर्ध्वाधर कटाव करती हैं। कैसे? ऊर्ध्वाधर मतलब गहराई में काटती हैं। कैसे काटती हैं? गहराई में। अब चौड़ाई में नहीं काट पाती हैं, चौड़ाई में नहीं काटती, क्योंकि इनके पास जो है ढाल ज़्यादा होता है तो इधर उधर फैलने का मौका नहीं मिल पाता है। तो ये जब बहेंगी तो कैसे काटेंगी? गहराई में काटेंगी। पहाड़ को काटेंगी गहराई में, और जब गहराई में काटेंगी तो मतलब यहाँ पर कुछ आई आकार की इस तरीके से गहरी गहरी घाटियाँ बन जाती हैं, आई आकार की। तो प्रश्न आता है कि आई आकार की घाटी कौन बनाता है? नदी बनाती है। और कहाँ बनाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में। तो इसी आई आकार की घाटी को गॉर्ज कहते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये तो गॉर्ज कहलाएगा, और इससे भी बड़ा हो जाएगा तो कैनियन कहलाएगा, इससे भी बड़ा हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? कैनियन। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों का निर्माण होता है। यहाँ पर देखो, हम लोग जो अध्ययन करेंगे इन प्रक्रमों से, एक तो अपर्दन से निर्मित प्रक्रम और एक निक्षेपण से निर्मित प्रक्रम। नदी या कोई भी प्रक्रम जो है भौगोलिक, वो क्या काम करते हैं? दो काम करते हैं, या तो अपर्दन करेंगे या जो है जमाव का कार्य करेंगे, निक्षेपण का कार्य करेंगे। मतलब कार्य तो उनके तीन है, परिवहन भी करती हैं, लेकिन स्थल आकृति का कितनी बनाएंगी? दो प्रकार की, एक काटने से बनेंगी और दूसरा जमा होने से बनेंगी। तो अब ये आई आकार की घाटी जो बनाई, जिसको गॉर्ज कैनियन कहा गया, ये काटने से बनी। किससे बनी है? काटने से। प्रश्न ऐसे आ जाएगा, सीधे पूछ लेगा, उसमें 3 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। आई आकार की घाटी, बी आकार की घाटी, और जो है आपका मियांडर्स दे देगा, और डेल्टा दे देगा। इस प्रकार से तो पूछेगा इनमें से कौन जो है कटने से नहीं बना है। मियांडर्स तो दोनों से बनती है, खैर मियांडर नहीं देगा उसमें, वो और भी कुछ दे देगा, वी आकार की घाटी दे देगा। फिर कहेगा कौन सी स्थलाकृति का निर्माण जो है वो नदी जो है अपने कटाव से नहीं करती है, या इरोजन से नहीं करती है, अपर्दन से नहीं करती है। तो एक ऐसी आकृति होगी जो निक्षेपण से बनी होगी। इस तरीके से प्रश्न आते हैं उलझाने के लिए। तो अभी सारे उनको देखोगे तो आप समझ जाओगे। देखो, तो अब नदी इस तरीके से बह रही है, तो इधर से भी कुछ नदी आ रही है, इधर से भी कुछ नदी आ रही है। तो ये पूरा क्या बना लेती है? एक एरिया बन जाता है, एक पूरा क्षेत्र बन जाता है। नदी का ये पूरा क्षेत्र बन जाता है। इसकी सहायक नदियाँ और मुख्य नदी आ रही है, और सहायक नदी इसमें मिल रही है। तो ये सब एक कैचमेंट एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? कैचमेंट एरिया। कैच किसका? कैच। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो कैच के लिए ऐसे करते हैं ना, हाथ ऐसे बनाते हैं क्रिकेट बॉल को कैच करने के लिए। तो अब ये हमारा जो पूरा आकार बन गया बॉल को कैच करने के लिए, तो हमारा क्या कहलाएगा? कैचमेंट एरिया। ये क्या कहलाएगा?
कैचमेंट एरिया। अब इसी कैचमेंट एरिया में जितने प्रकार की जो मतलब जितनी सहायक नदियाँ मुख्य नदियाँ बनेंगी, ये सब क्या कहलाता है? जल ग्रहण क्षेत्र। क्या कहलाता है? जल ग्रहण क्षेत्र। तो इसमें सब सहायक नदियाँ मुख्य नदियों का जल ग्रहण हुआ है, सबका हुआ है कि नहीं? तो ये कैचमेंट एरिया, या इसको बेसिन भी बोलते हैं, नदी बेसिन, रिवर बेसिन। क्या कहते हैं? रिवर बेसिन। आपने बेसिन देखा होगा, आप जब बाथरूम में जाते हो, हाथ हाथ धुलते हो तो बेसिन लगा रहता है नीचे ना, वॉश बेसिन जिसको कहते हैं। तो उसमें वॉश बेसिन कुछ इसी तरीके से ऐसे होता है कि नहीं? इस तरीके से वॉश बेसिन होता है कि पानी जो है यहाँ से गिरे और इधर ना निकल पाए, इधर भी ना निकल, यहाँ भी गिरे तो ऐसे, तो बीच में आ जाता है पानी इसका। तो ऐसे ही उसी के नाम पर इस पूरे कैचमेंट एरिया को बेसिन भी कहा जाता है, रिवर बेसिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवर बेसिन भी कहा जाता है। अब एक रिवर बेसिन इसका हो गया। अब एक मुख्य नदी इधर से जा रही, इसकी भी तमाम सहायक नदियाँ आ गई और इसने भी एक अपना कैचमेंट एरिया बना लिया, इसने भी एक कैचमेंट एरिया बना लिया। तो इसका भी एक बेसिन हो जाएगा, इसका भी कैचमेंट एरिया हो जाएगा, ये भी अधिग्रहण क्षेत्र अलग हो जाएगा। बीच में यहाँ पर अलग होने का एक कोई ना कोई कारण होगा, वही तो अलग करेगा। कोई एक पर्वत श्रृंखला होगी जो दोनों तरफ की नदियों को क्या करती होगी? अलग करती होगी। दोनों तरफ की नदियों को क्या करती होगी? अलग करती होगी। तो इस श्रृंखला को क्या कहेंगे? जल विभाजक रेखा। क्या कहेंगे? जल विभाजक रेखा। जल विभाजक रेखा। अब ये जल विभाजक रेखा क्यों कहा गया है? क्योंकि दो तरफ के कैचमेंट एरिया को, दो तरफ की नदियों के जल को क्या करती हैं? विभाजित करती हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है जल विभाजक रेखा या वाटर डिवाइड लाइन। वाटर डिवाइड लाइन। अब जैसे भारत में उत्तर भारत की नदियां हैं और दक्षिण भारत की नदियां हैं, तो भारत में उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों देखो, तुमने बैर खिला दिया, पुराना बैर था, हमसे कोई बहुत पुराना तुम्हारी दुश्मनी थी, तुम्हारा बैर था, तो मुझे बैर खिला करके बैर कर दिया मेरे साथ। तो ये भारत है, ठीक। अब इस भारत में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है विंध्य श्रेणी। क्या नाम है? विंध्य श्रेणी। मैं पढ़ा रहा था जब पश्चिमी उसके बारे में, फॉल्ट के बारे में पढ़ा रहा था, भ्रंश के बारे में, तो मैंने बताया था विंध्य श्रेणी क्या है? एक कगार है। विंध्य क्या है? एक कगार है। भाई यहाँ पर एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी में आप खड़े हो जाओगे तो यहाँ पर एक पर्वत दिखाई देगी, विंध्य पर्वत श्रृंखला। क्या दिखाई देगी? विंध्य, जो कगार की भांति। जैसे आप चंबल में जाओ, चंबल में नदी के नीचे उतर जाओ, दोनों तरफ देखोगे तो बहुत ऊंचा ऊंचा कगार दिखाई देगा, ऊंचे ऊंचे कगार दिखाई देंगे। तो ये कगार यहाँ पर जो है विंध्यन कगार कहलाता है। और यहाँ पर एक पर्वत है क्या? अरावली। यहाँ पर एक पर्वत है अरावली। और यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है पश्चिमी घाट। यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है पश्चिमी घाट, ठीक। तो अब इधर की नदियाँ, इधर से जो सब नदियाँ जा रही, सिंधु की सहायक, ये सब नदियाँ इधर जा रही, इधर गंगा यमुना ये सब सहायक नदियाँ आ रही, इधर जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जा रही, इधर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ आ रही। तो अब यहाँ पर जल विभाजक क्या हो जाएगा? ये वाली रेखा क्या हो जाएगी? जल विभाजक। ये वाली रेखा जल विभाजक। यानी पश्चिम साइड की नदियों को पूर्व साइड से कौन अलग करती हैं? ये जल विभाजक। और जल विभाजक कौन कौन मिलकर बनाती हैं? अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत श्रृंखला और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। पश्चिमी घाट के पूर्व साइड में नदियाँ कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। और पश्चिम साइड में नदियाँ अरब सागर। अब इसमें देख सकते हो कौन सी नदियाँ छोटी होंगी, पश्चिम वाली की पूर्व वाली? पश्चिम वाली, क्योंकि पश्चिमी घाट बिल्कुल कहाँ पर है? तट के सहारे है, तट पर नहीं, तट से थोड़ा दूर है, 200, 250-300 किलोमीटर। तो यहाँ की नदियाँ छोटी रहती हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का लेंथ क्या हो जाता है? ज़्यादा। तो डेल्टा कहाँ की नदियाँ बनाएंगी? भाई ज़्यादा दूर से जब आएंगी तो साथ में कचरा फचरा मलबा वलबा लेके आएंगी नदियाँ ना, तो वो जमा करेंगी। तो डेल्टा कहाँ बनेगा? बंगाल की खाड़ी में। और इधर जो है ये डेल्टा नहीं बना पाएंगी, क्योंकि इनको ज़्यादा दूरी तक तय नहीं किया। और यहाँ पर जो है सारा क्या है? चट्टानी मामला है, सब कुछ चट्टान है। मैंने बताया ना, ये पूरा दक्कन का प्लेटो है पूरा। अब चट्टान को काटने में नदियों को बड़ी दिक्कत होगी। दूसरी बात, उनकी लेंथ कम है तो काट नहीं पाएंगी। तो इसलिए जो है यहाँ की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। उनमें दो, आपकी परीक्षा में दो ही जो है उनका वो आएगा, मतलब दो ही नदियों के बारे में आएगा, नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख बनाती हैं। जब हम लोग आगे चर्चा करेंगे तब बताएंगे। तो ये इसको मैंने इसलिए बनाया है, ये क्या है? जल विभाजक रेखा, भारत की जल विभाजक रेखा। जल विभाजक रेखा क्या करती हैं? दो कैचमेंट एरिया को, दो जल क्षेत्र को क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं। तो उनको जल विभाजक रेखा कहा जाता है।
अब हम लोग आगे चलेंगे, अब स्थलाकृतियों पर चलते हैं। अब देखो यहाँ से नदी जो है, यहाँ से नदी चली तो, अरे समझ लो भाई, बात मत करो। यहाँ से नदी चली तो उसने तो पहले तो आई आकार की घाटी बनाई। क्या बनाई? आई आकार की घाटी बनाई। इसी को गॉर्ज और कैनियन कहते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? कैनियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैनियन। ग्रैंड कैनियन यूएसए में है, सबसे बड़ा कैनियन है। ठीक, तो इस तरीके से ये कैनियन का निर्माण करती हैं। और ये सब हमको कहाँ देखने को मिलेगा? हिमालयी क्षेत्र में। आप जो है चले जाओ जम्मू कश्मीर में, वहाँ ये सब चीज़ देख सकते हो। वहाँ पर आप जो है पर्वतीय क्षेत्र में खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओगे तो बहुत गहराई दिखाई देगी, बहुत गहरा दिखेगा। घाटी जो है नदी की बहुत गहरी और बहुत सकरी दिखेगी। आप कभी एक मूवी आई थी, उसकी क्या नाम है, तो क्या नाम है उसका, अजय देवगन की हाँ, तानाजी। उसी में वो करता है ना डकैती, वो उस टाइप। तो उसमें दिखाया नहीं, घाटी में जो है पूरा शूटिंग दिखाई है। तो हाँ, तो इस तरीके से जो है आप मूवी वगैरह देखा करो तो भौगोलिक चश्मा लगा कर देखा करो, भूगोल का चश्मा है। हाँ, कटप्पा में नहीं है। देखो, जब भी कभी मूवी देखो तो उसमें आप जो है बिल्कुल आप जो सिर्फ वहाँ के स्टोरी को मत देखो, उसके जो है बैकग्राउंड को भी देखो कि वो कहाँ शूट हो रही है। तो फिर आपको ये लगेगा कि हाँ, मतलब हम वहीं पे एंजॉय कर रहे हैं जहाँ शूटिंग चल रही है। आप ये पढ़ लोगे जब स्थलाकृतियों को, तो फिर जब मूवी ऐसी देखोगे पर्वत पठार वाली, तो लगेगा कि हाँ, ये तो हम पढ़े थे, ये वही चीज़ है जो सर बता रहे थे। तो भूगोल का चश्मा लगा करके मूवी देखा करो। ठीक, देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। जैसे गणित वाले कहते हैं ना कि गणित में हम बात करेंगे 3 2 5 9 2 11 हो जाओ यहाँ से, नहीं 3 2 5 करोगे तो 4 5 रपट देंगे। तो ये गणित में बात हो गई। तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना चश्मा होता है। तो भूगोल का चश्मा क्या है कि आप जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से सब कुछ देखो। कोई भी मूवी देख रहे हो तो भौगोलिक दृष्टिकोण से देखो। आप इतिहास भी पढ़े रहोगे तो इतिहास भी देखोगे, और भौगोलिक चश्मा लगा करके भूगोल भी की दृष्टि से भी देखो। तो यहाँ पर गहरी गहरी खाइयाँ दिखेंगी तो वहाँ तुरंत आपका दिमाग काम करने लगे कि जो है अच्छा, ये खाई नदी ने बनाया है। और नदी ने कौन से अपर्दन करके? वर्टिकल इरोजन करके गहराई में काटा है। गहराई में काटा है तभी वो खड्ड का निर्माण करी है। गॉर्ज को खड्ड भी कहते हैं। तभी उसने खड्ड का निर्माण किया है, खाई का निर्माण किया है। खाई देसी भाषा में क्या कहते हैं? खाई। तो खाई का निर्माण किया है किसने? नदी ने। और कैसा अपर्दन किया है? वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। कैसा अपर्दन किया है? ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज, 2 प्रकार की नदियां अपर्दन करती हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। अगर इस तरीके से नदी बह रही साइड को काटे तो क्या हो गया? क्षैतिज अपर्दन। तो यहाँ शुरुआत में तो अभी वर्टिकल कर रही, फिर आगे बढ़ेंगी तो थोड़ा थोड़ा साइड से भी काटना शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा साइड से भी काटना करेंगे। तो यहाँ पर नदी बनाती है इस प्रकार की घाटी। यही आई आकार की घाटी आगे बढ़ करके साइड से भी कटना शुरू हो जाती है। तो कैसे बन जाती है? वी आकार का बन जाती है। तो वी आकार की घाटी भी बनाती कौन? नदी। लेकिन आप कहोगे यहाँ यू आकार की घाटी भी गुरुजी पढ़े हैं, लेकिन यू आकार की घाटी नदी नहीं बनाती है। ये नदी ने बना दिया वी आकार की घाटी। और यहीं पर जो है हिमानी, यहीं पर क्या है? हिमानी। और हिमानी पिघल करके, मैंने बताया कि हिमानी पिघलती है तो दोनों चीज़ बहते हैं, जल भी बहता है और उसका जो हिमखंड भी बहते हैं। क्या बहते हैं? हिमखंड भी। पूरी हिमानी पिघल करके सिर्फ पानी नहीं बहेगा, बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े भी बहते हैं। अब जब बर्फ़ के टुकड़े इसमें आ जाएंगे बहने के लिए इस वी आकार की घाटी में, मतलब वही बात हो गई ना कि जो है चूहे ने बनाया बिल रहने के लिए और सांप घुस गया रहने के लिए। चूहा ने अपना घर बनाया और कब्जा किसने कर लिया? सांप ने। अब यहाँ पर घर तो बनाया वी आकार की घाटी किसने बनाया? नदी ने बनाया। और इसमें जो है यहाँ से इनके जो है फूफा चल दिए तैरते हुए। ठीक है, हाँ फूफा ही होंगे, वो फूफा से तो पिघल करके बना है। अब यहाँ से फूफा चल दिए तो ये आकर के इसको भी क्या करेंगे? घिसेंगे इनको भी। अब चूंकि बर्फ़ के टुकड़े जो है चौड़े चौड़े जा रहे हैं तो इसको घिस करके ऐसे बना देंगे, इसको घिस करके ऐसे बना देंगे। कैसे बना देंगे? तो अभी देखने में क्या लगेगा? यू आकार की घाटी। तो यू आकार की घाटी किसने बनाया? बर्फ़ ने, हिमानी ने बनाया, नदी ने नहीं बनाया है। किसने बनाया? हिमानी ने बनाया। तो प्रश्न आएगा यू आकार की घाटी कौन बनाता है?
हिमानी बनाता है, ना कि नदी बनाती है। ठीक, तो वो अभी हिमानी पढ़ाएंगे तब उसको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस बताना इसलिए ज़रूरी था कि टिक लगाने के लिए आएगा तो आप दोनों पर लगा दोगे। इसमें कहेगा ये आई आकार की, वी आकार की जलप्रपात और यू आकार की दे देगा, कहेगा इनमें से किसका निर्माण जो है नदी से नहीं होता है, तो यू आकार की घाटी का निर्माण नदी से नहीं होता है। तो इस तरीके से ये वी आकार की घाटी बनी। अब यहीं पर जो है बहते बहते चट्टानी संरचना, हमारी पृथ्वी पर जो है जो चट्टानी संरचना है वो कुछ इस तरीके से, कहीं हार्ड चट्टान आ जाएगी, कहीं क्या हार्ड। अब इससे नदी बहती जा रही है, नदी ऐसे बहते हुए जा रही है। ठीक, और इधर सुनो, और इसके नीचे क्या है, सॉफ्ट रॉक है, इसके नीचे मुलायम चट्टान है, इसके नीचे क्या है, मुलायम चट्टान है। तो अब नदी जब इधर गिरेगी, नदी इसके नीचे से हार्ड चट्टान को, जो जब कठोर चट्टान है उसको तो पूरा काट नहीं पाएगी। अब जब नदी इधर मान लेते हैं गिर रही है, झरना बन रहा है, यहाँ पर आकर के जो है ढाल मिल गया, इसको नदी यहाँ नीचे गिरने लगी, तो ये धीरे धीरे क्या करेगी, इसको काटेगी, धीरे धीरे ऐसे अंदर से इसको काटेगी और यहाँ पर जो है पूरा गड्ढा बना देगी, यहाँ पर पूरा गड्ढा। तो ऐसे ये हार्ड जो सतह है, जो कठोर सतह है, इसके ऊपर से जल ऐसे गिरते हुए और जो मुलायम चट्टान उसको काट करके अंदर तक ऐसे कचोट दे गया है, अंदर तक ऐसे कचोट करके इस तरीके से जो है पानी ऐसे यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाएगा और ये जल सीधे यहाँ गिरेगा, ये जल सीधे यहाँ गिरेगा। तो ये जल ऊपर से ऐसे गिरेगा इस तरीके से, तो ये पानी क्या हो रहा है, झर रहा है। पानी क्या हो रहा है, झर रहा है। कहाँ से, ऊपर से। तो पानी झर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, झरना। पानी झर रहा है इसीलिए इसको क्या कहते हैं, झरना कहते हैं। अब झरना शब्द सही नहीं है, झरना तो देसी भाषा में हो गया, झरना शब्द तो सही नहीं है, तो भूगोल की भाषा में इसको कहते हैं जल प्रपात। क्या कहते हैं, जल प्रपात। प्रपात, प्रपात जल का प्रपात होना, पात मतलब गिरना, पात मतलब गिरना, और गिरना भी कैसा, टेढ़े मेढ़े उछल कूद करके, प्रपात करके, प्रपंच करके। तो इसीलिए जल का प्रपंच हो रहा है और पात हो रहा है, जल प्रपंच के साथ पात हो रहा है, तो क्या कहलाता है, जल प्रपात। क्या कहलाता है, जल प्रपात। तो जल प्रपात भी नदी बनाती है, कहाँ, कौन बनाती है, नदी। और कहाँ बनाएगी, पर्वतीय क्षेत्र में। कौन से अवस्था में, नहीं कौन सी अवस्था में, नदी की 3 अवस्थाएं बताइए ना। युवा अवस्था में, युवा अवस्था में नदी क्या बनाएगी, जल प्रपात ही बनाएगी। आई आकार की घाटी बनाएगी, वी आकार की घाटी बनाएगी और जल प्रपात भी बनाएगी। क्या बनाएगी, जल प्रपात। और कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी लंबी दूर तक, काफ़ी जो है विस्तार में जो है मुलायम चट्टान और कठोर चट्टान की एक जो है वो सीढ़ी सी दिखाई देती है। तो इस तरीके से सीढ़ीदार बन जाएगा, ऐसे ऐसे सीढ़ीदार, वैसे सीढ़ी बन जाएगी। मुलायम चट्टान, कठोर चट्टान, फिर कठोर चट्टान, मुलायम चट्टान, कठोर चट्टान, मुलायम चट्टान। अब इस पे पानी क्या होगा, ऐसे ऐसे गिरेगा, फिर यहाँ से गिरेगा, सीढ़ी पे ऐसे बहते हुए जाएगा। दूर से जो देखेगा तो उसको जो है इस तरीके से दिखाई देगा, ये भी झरना है, ये भी क्या है, जलप्रपात है। ये छोटे छोटे होते हैं, जलप्रपात से छोटे होते हैं और स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो इनको बोला जाता है क्षिप्रिकाएँ। क्या बोला जाता है, क्षिप्रिकाएँ। तो इनको बोलते हैं क्षिप्रिका, क्षिप्रिका या क्षिप्रिकाएँ। कई क्षिप्रिकाएँ कई होती हैं, तो इसको क्षिप्रिकाएँ या रैपिड्स बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रैपिड्स। तो जलप्रपात, रैपिड्स क्या है, क्षिप्रिकाएँ क्या है, जलप्रपात ही है, झरना ही है, लेकिन ये सीढ़ी नुमा झरना है। कैसी है, सीढ़ी नुमा। जब इससे पानी सूख जाएगा तो आप इस पे चलोगे तो ऐसा लगेगा कि मंदिर पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ी में, सीढ़ी पे चढ़ते हुए आगे मंदिर पे जा रहे हैं। इस प्रकार के झरने आपको जो है पठारी क्षेत्रों में देखने को मिल जाएंगे। जब कभी आप एमपी वगैरह जाओ तो वहाँ पर आपको, अरे भैया चेहरा देख रहे हो क्या, अबे काट रहा है पर्वतीय क्षेत्र, अच्छा अच्छा, निकल करके, हाँ वो अरावली का, तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही सब मिलेंगे आपको देखने। तो यहाँ पर क्या बना, क्षिप्रिका बना, यहाँ पर क्या बना, क्षिप्रिका बना। अब देखो यहीं पर कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी नदियाँ आकर के बड़ी नदी से, जो मुख्य नदी है उसमें मिलती भी हैं, उसमें मिलती भी हैं। और कौन सी नदी मिलेगी, जो मुख्य नदी होगी उसकी घाटी गहरी होगी, मुख्य नदी होगी उसकी घाटी गहरी होगी, तभी तो दूसरी नदी को चुराएगी, दूसरी नदी का जल तभी तो चुराएगी। जैसे एक मुख्य नदी आ रही है, उसकी घाटी खूब गहरी है, और इधर से एक नदी आ रही है जिसकी घाटी ऊंची है, तो ये आकर के अपना जल किस में गिराएगी, मुख्य नदी में, गहरी घाटी में। तो यहाँ पे भी झरना बन जाता है, यहाँ पे भी झरना बन जाता है। तो इस तरीके से ये सब जो है आप स्थिति देखोगे, ज़्यादातर जो है
जहाँ चट्टानी संरचना है, जहाँ पर पठारी संरचना है, वहाँ पर इस प्रकार की संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। या पर्वतीय क्षेत्रों में जो है आप देख सकते हो सब झरना और जलप्रपात और छिप्रिकाएँ वहाँ सब देख सकते हो। तो यहाँ पर नदियों ने क्या क्या चीज़ बनाया, जो युवा अवस्था में बनाया, आई आकार की घाटी या उसे गॉर्ज कैनियन भी कहते हैं, और वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी नहीं, यू आकार की घाटी नहीं, जलप्रपात या झरना और छिप्रिकाएँ। तो ये सब कहाँ बनाती हैं, युवा अवस्था में। नदियाँ युवा अवस्था में अपने जो है पूरे कटान में जो है वर्टिकल इरोजन करती हैं। कैसे, गहराई में काटती हैं। और जब क्या हो गया बेटा, अब नदी इसके बाद में पर्वतीय क्षेत्र से नदी उतरेगी मैदानी क्षेत्र में। कहाँ प्रवेश करेगी, मैदानी क्षेत्र में। पर्वतीय क्षेत्र, अब यहाँ पर सिर्फ आपने देखा जितनी भी सतह बनी है सब कैसी बनी है, यहाँ पर कोई जमने वाला सतह तो नहीं बना है, मतलब जमाव तो निक्षेपण से तो नहीं बना है। सारी सतह कैसे बने हैं, कटाव से, अपर्दन से बने हैं। तो युवा अवस्था में ज़्यादातर स्थलाकृतियाँ सब कैसी बनती हैं, कटाव वाले, अपर्दन से बनते हैं युवा अवस्था में, क्योंकि यहाँ तो ढाल है इतना ज़्यादा कि कुछ जमा नहीं हो सकता है। नदियाँ कुछ जमा नहीं सकती, पत्थर भी सरकते हुए नीचे चला जाएगा तो कुछ रुकेगा नहीं। लेकिन जैसे ही नदी यहाँ उतरेगी, ढाल से नीचे उतरेगी और यहाँ मैदान शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर आकर के पत्थर गिरेंगे, बड़े वाले बहते हुए जो आ रहे थे, बड़े वाले पत्थर यहाँ जमा होने लगेंगे। यहाँ पर बड़े वाले, पहले यहाँ बड़ा रुकेगा, फिर आगे जा करके छोटे छोटे पत्थर दूर तक पानी के साथ चले जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ छोटे छोटे पत्थर, यहाँ इस तरीके से उससे बड़े, ऐसे बड़े बड़े पत्थर ऐसे जमा हो जाएंगे। अब पानी यहाँ आएगा तो क्या पत्थर के जल तो कम है, यहाँ पे जल कम है, और इधर आकर के घाटी थोड़ा चौड़ी हो जाती है, घाटी थोड़ा चौड़ी हो जाती है, गहराई कम रहती है घाटियों में, तो ये वी आकार की घाटी बन जाती है यहाँ पर। अब इनमें पानी जो है नदी का क्या हो जाएगा, इनके अंदर चला जाएगा और इस पर आराम से बैठ करके आप बीन बजा सकते हो। ठीक, इस पत्थरों में बैठ करके, यानी नदी में आप भीगोगे नहीं, यहाँ से चलोगे और नदी को बिना भीगे हुए आप पार करके चले जाओगे, तैरने की भी जरूरत नहीं, पार करके उस तरफ चले जाओगे। तो यहाँ पर जो है नदियाँ अंदर चली जाती हैं, और कुछ जगह ऐसा होता है कि वहाँ नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं, लुप्त हो जाती हैं। तो इस क्षेत्र को कहते हैं भाभर। क्या कहते हैं, क्या लिख रहा हूँ, बाभर लिख रहा हूँ, भाभर, हाँ भाबर, भाबर हिंदी में कहते हैं भाबर, हाँ भाबर। तो भाबर क्षेत्र में नदियाँ क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, हो जाती हैं, छुप जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, पानी नीचे चला जाता है पत्थरों के नीचे। अब ये स्थलाकृतियाँ क्या बनाती हैं, अब इस तरीके से बन जाएंगी। ये जो है इसको जल से बनता है, ये सब किससे बनते हैं, जल से। और जल किसी चीज़ का ओढ़ना उड़ाती है, जल किसी पत्थरों का ओढ़ना उड़ाती है, तो जल पत्थरों का ओढ़ना उड़ाती है तो जलोढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, जलोढ़। अब जलोढ़ दो तरीके का बनेगा यहाँ पर, या तो पंख के आकार का बनेगा या फिर शंकु के आकार का बनेगा। अब ऐसे समझो, ये तो हो गया मतलब एक साइड से पार्श्व चित्र हो गया। अब पहाड़ को सामने से समझो, नदी ऐसे बहते हुए आ रही है और इस तरीके से नदी जो है दूर तक अपना पत्थर ऐसे जमा दी, मतलब कोन के आकार का। तो इस तरीके से जो है शंकु बन जाएगा। कोन को ही अंग्रेजी में, हिंदी में शंकु कहते हैं। तो जलोढ़ शंकु बन जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से जमा हो गए पत्थर और नदी ऐसे आ रही बहते हुए, तो एक शंकु के आकार का ये देखने में लगेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, जलोढ़ शंकु। क्या बोलेंगे, जलोढ़ शंकु। शंकु के आकार का, इसलिए जलोढ़ शंकु कह देते हैं। शंकु के आकार का, ये जमा होकर बना है। कैसे बना है, जमा होकर। पत्थर और ईंट, पत्थर और जो है कंकड़ पत्थर सब जमा होकर के बना है। पर्वत के ढाल, मतलब पर्वत के जो पैर है उसका जो फुटहिल बोलते हैं। फुटहिल कहाँ होगा, जहाँ से पर्वत ऊंचा उठना शुरू होगा उसको फुटहिल बोलते हैं। जैसे हम इंसान, हमारा पैर क्या है, फुट नीचे है, वहीं से तो हम ऊपर उठे हैं। ऐसे पर्वत के भी फुट होते हैं, पर्वत का फुट यहाँ से, तो ये फुटहिल कहलाता है। क्या कहलाता है, फुटहिल। फुटहिल पर्वत की जो है पैर, पर्वत का पैर। तो इस पर्वत के पैर के नीचे क्या बनता है, जलोढ़ शंकु या जलोढ़ पंख। अब ये अगर इस तरीके से दूर तक ऐसे फैल जाए, पंखा जैसा ऐसा लगे देखने में। कौन सा पंखा, जापानी पंखा, देखा ना, जापानी पंखा ऐसे जलाते हैं, ऐसे खोल लेंगे फैला करके, तो ये जापानी पंखा बन गया। ये कैसा बन गया, जापानी पंखा। तो ये उस पंख, इसीलिए जो है इसको जो है जलोढ़ पंख भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख भी कहते हैं। जलोढ़ फैन और जलोढ़ कोन, एलुवियल कोन और एलुवियल फैन हिंदी में कहते हैं। तो ये दो आकृति हमको शुरू में ही कहाँ मिला, जमने वाला फुटहिल के पास में। कहाँ मिला, फुटहिल के पास में। जमाव से बना है। कैसे, निक्षेपण से बनाया। शुद्ध भाषा जो है भूगोल की क्या है, निक्षेपण, डिपोजिशन। तो निक्षेपण से कौन सी आकृति बनी, जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंख।
पत्थरों को जमाया, यहाँ नदियाँ घुस गई अंदर, दिख नहीं रही हैं, तो भाबर कहा गया इस क्षेत्र को। फिर आगे जा करके नदियों का जल पूरा दिखाई देने लगेगा, बहुत सारी नदियाँ आकर के यहाँ अपना जल दिखाई देने लगती हैं, तो ये बिल्कुल समुद्र सा दिखाई देता है और पूरा पानी से भरा रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं। अब पानी से भरा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? तर बोलेंगे ना, तर बोलेंगे। और तर का क्षेत्र क्या कहलाता है? तराई। तर रहेगा तो क्षेत्र क्या कहलाएगा? तराई। तो भाबर के बाद नदियाँ कहाँ निकलती हैं, दिखाई देती हैं? तराई में। तो इस तरीके से आगे जाकर नदियाँ तराई का निर्माण करती हैं। ये मैदानी क्षेत्र की जो अवस्था है, जो पर्वत से थोड़ी दूर पर होगा। तुम्हारे यहाँ तराई नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये समतल है पूरी तरीके से, यहाँ से पहाड़ पर्वत दूर हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ जाओगे, बहराइच में जाओगे, गोरखपुर जाओगे, ठीक, बहराइच का भी उतना नहीं, लेकिन गोरखपुर वाला हिस्सा और जो है उसके आसपास लगे हुए क्षेत्र, चाहे सिद्धार्थनगर हो, वो सब हो, तो वहाँ पर आपको तराई बेल्ट देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तराई बेल्ट। और भाबर जो है उसके ऊपर नेपाल की तलहटी में चले जाओगे, वहाँ भाबर दिखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस तराई में जब पानी चारों तरफ भरा है, तो यहाँ पर क्या जीवन सही रहेगा, लोगों का जीवन अच्छा रहेगा। इस भरे हुए पानी में क्या रहेंगे? मच्छर पनपेंगे। और यहाँ पर पानी भरा है तो यहाँ पर दलदल भी बन जाएगा और पेड़ पौधे भी बहुत हो जाएंगे, जंगली क्षेत्र हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है जीवन नरकीय हो जाता है। बाढ़ के समय में तो यहाँ जो एक आध गांव बसे होते हैं वो सब बह जाते हैं, हमारे यहाँ ये स्थिति रहती है। तो ये तराई बेल्ट में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं, बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है तराई बेल्ट में। क्यों? क्योंकि पानी भरा रहता है, पानी भरा रहेगा, भरे हुए पानी में मच्छर पनपते हैं, और मच्छर पनपेंगे तो कौन सी बीमारी फैलेगी? डेंगू, मलेरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, तो ये सब बीमारियां यहाँ फैलती हैं। मस्तिष्क ज्वर जिसको कहते हैं, इसीलिए आपने सुना होगा कभी अखबारों में कि गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर से बहुत सारे बच्चों की जो है मौत हो जाया करती थी। लेकिन आज के समय में जापानी इंसेफ्लाइटिस को कंट्रोल कर लिया गया है। तो इस तरीके से जापानी ज्वर से यहाँ बहुत लोग मर रहे थे तराई वाले क्षेत्र। तुम्हारे यहाँ नहीं होगा, तुम्हारे यहाँ कोई मच्छर आ गया उस तरीके से उड़ते उड़ाते हम ले आए, जैसे गोरखपुर गए तो हो सकता है लेकर आए कटवा दें यहाँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, मतलब दिक्कत नहीं होगी इतनी। तो इस तरीके से तराई वाले बेल्ट में ये सारी चीज़ें देखने को मिले। अब नदी आगे बढ़ेगी, अब नदी मैदान में आ गई है, पूरी तरीके से नदी कहाँ आ गई है? मैदान। अब यहाँ से क्या शुरू हो जाता है? इसका जो है प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाता है कि नहीं? जहाँ पर इसने क्या बनाया? जलोढ़ शंख और जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख बनाया, वहाँ से क्या शुरू हो जाता है? नदी का प्रौढ़ावस्था। अब हमारे उम्र में पहुँच गई है नदी, अब हमारे उम्र में नदी पहुंच गई है। अब यहाँ पर इसकी जो ताकत है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, उछल कूद करना ये बंद कर देती है। कारण क्या? ढाल कम हो जाता है, ढाल कम हो जाता है। तो अब काटना तो है, ये जल है तो काटेगी कैसे? चौड़ाई में काटेगी, जिसको बोलते हैं जो है क्या? क्षैतिज अपर्दन। कैसा अपर्दन? क्षैतिज। और जो गहराई में कर रही थी उसको लंबवत अपर्दन बोलते हैं। अब ये क्षैतिज अपर्दन करना शुरू करेगी तो यहाँ पर नदियों की घाटियाँ बहुत दूर दूर तक मिलेंगी, बहुत फैली घाटियाँ नदियों की मिलेंगी। अब यहाँ पर आप बिना नाव के, बिना तैर के नदी को पार नहीं कर सकते हो, क्योंकि गहरी भी है और साथ में उनका चौड़ाई भी ज़्यादा है। और तमाम नदियाँ आकर के मिलती हैं तो उनकी जो वैली है, घाटी है, ज़्यादा विस्तृत हो जाती है। तो अब यहीं पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जमाव से भी और कटाव से भी। तो प्रौढ़ावस्था में दोनों प्रकार की आकृतियां देखने को मिलेंगी, जमाव वाली भी और कटाव वाली भी। तो इसको कुछ नदी को बना करके इस तरीके से समझते हैं। अब नदी देखो, यहाँ पर चूंकि मैदानी क्षेत्र में मैदान का निर्माण भी नदियों ने किया है। किसने किया है? नदियों ने किया है मैदान का निर्माण भी। जो कंकड़ पत्थर पर्वतीय क्षेत्र से लाए थे उसको रेत में बदल दिया। किसमें बदल दिया? रेत में बदल दिया। रेत में कैसे बदले? वही तरीका मैंने बताया था, टकरा करके जो है संघर्षण से, और जो है कौन सा घर्षण? कई तीन चार जो है तरीके घर्षण लगते थे, आपस में टकरा करके चट्टान जो है टूटते हैं, ठीक। और चट्टान तली में टकराती है या कहीं और टकराती है तो टूटते हैं, तो टूट करके महीन कण बन जाते हैं, रेत बन जाते हैं, और वो आकर के कहाँ जमा होते हैं? मैदानी क्षेत्रों में। तो मैदानी क्षेत्रों में बन जाते हैं तो यहाँ इनको कटाव करने में आसानी होती है। रेत को काटना नदियों के लिए तो आसान है, चट्टान को काटने के लिए तो उनको ईवा चाहिए। क्या चाहिए? ईवा चाहिए। अब ईवा कहाँ काट रहा था? पर्वतीय क्षेत्रों में। अब यहाँ पर इन्होंने बालू जमा कर दिया है, दादा बाबा ने उनके नदियों के पहले आकर के, तो उसे इनको काटना आसान हो जाता है। तो ये कहते हैं अब हम प्रौढ़ जरूर हो गए लेकिन बूढ़े नहीं हुए हैं अभी, तो अब क्या करेंगे? खूब इधर उधर से मस्ती से चलेंगे, खूब घूमते घामते चलेंगे। तो अब यहाँ पर नदियाँ ऐसे चलती हैं, घूमते घामते ऐसे चलती हैं, सांप जैसा बनाती हैं, सांप जैसी आकृति बनाती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? विसर्प बोलते हैं। अब सांप तो कहेंगे नहीं भैया कि सांप बह रहा है, सांप चल रहा है, तो नदियाँ यहाँ पर विसर्प का निर्माण करती हैं। किस चीज़ का निर्माण करती हैं? विसर्प। भाई सांप वाला शब्द आ गया इसमें कि नहीं?
सांप जैसा, सांप ऐसे चलता ना लहराते हुए, तो लहराते हुए नदी चल रही है, तो इसने क्या बना दिया, विसर्प बना दिया। क्या बना दिया, विसर्प। विसर्प को अंग्रेजी में कहते हैं मियांडर। क्या कहते हैं, मियांडर। और एक मेनांडर भी था, इतिहास में पढ़े हो ना, मेनांडर भी पढ़े हो। मेनांडर, मिलिंद पन्हो, किताब याद आया कुछ, मिलिंद पन्हो, नागसेन, मेनांडर, कहाँ का राजा था मेनांडर। अब देखना इतिहास, हाँ इतिहास जो है चेक करो, पढ़ा करो बीच में। तो इसने क्या बनाया, मियांडर बनाया। क्या बनाया, मियांडर बनाया। ठीक, तो इसको विसर्प कहते हैं। अब इसमें दोनों चीज़ है, मियांडर में जमा भी हो रहा है, मलबा का जमाव भी हो रहा है और कटाव भी हो रहा है। तो वो कौन सी आकृति है नदी जिसमें दोनों स्थलाकृतियाँ दिखाई देती हैं, वो है मियांडर्स। क्या है, मियांडर्स या फिर विसर्प है। अब इसमें देखो, नदी इधर से बहते हुई आई, ऐसे आएगी, तो ये नदी इस वाले यहाँ पर टकराएगी। अब इसको इसे फैला कर बनाते हैं, ऐसे फैला, नदी यहाँ आएगी तो इसको काटेगी कि नहीं, डायरेक्ट यहाँ टकराएगी, तो यहाँ पर जो है खरोच करके इसको गड्ढा ऐसे बना देगी, ऐसे चली जाएगी। फिर यहाँ इस यहाँ पर आकर के जमा भी करेगी, यहाँ पर आकर के जमा भी करेगी। अब ये जमा होते होते ऐसे चला जाएगा, जमा होते होते ऐसे चला जाएगा, और ये वाला क्षेत्र छूट जाएगा, ये वाला क्षेत्र छूट जाएगा, और ये नदी इस तरीके से बहने लगेगी। नदी इतना क्षेत्र को छोड़ देगी, ये जो है पानी ये भरा रह जाएगा, और नदी अपने रास्ते को बदल देगी। तो ये वाला छूट जाएगा, और पानी भरा हुआ है, और भरे हुए पानी को जो प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक तालाब को क्या कहते हैं, झील। क्या कहते हैं, झील। जो प्रकृति ने तालाब बना दिया उसको क्या कहते हैं, झील। और ये झील किसका है, नदी का जूठन है, नदी का जूठन है, छाड़न है, तो इसको छाड़न झील कहते हैं, नदी का छाड़न झील। कौन सा झील, छाड़न झील। तो ये छाड़न झील है। छाड़न झील भी बड़ा अजीब सा नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है। तो छाड़न झील भी याद रखो। लेकिन ये देखो, आपने एक देखा होगा, अपने घर में गाय है कि नहीं है, तो गाय जब चलती है सतह पर तो क्या बनाती है, उसके खुर के क्या बनते हैं, पंजे बन जाते हैं ना। तो ये कुछ उसी तरीके से दिख रहा है कि नहीं, तो गाय के खुर की तरीके से, तो इसीलिए इसको कहते हैं गोखुर झील। कौन सा झील, गोखुर झील। गाय के नाम पर तो पूरा इतिहास रच गया है। गाय के नाम पर जब हम लोग वैदिक संस्कृत पढ़ रहे थे तो देखा था वहाँ पर गाय के नाम पर गविष्टि है, गाय की अन्वेषणा करने वाला, गोधूल वेला है, बहुत सारी चीज़ें उसी के नाम पर हैं। तो फिर हमारा भूगोल भी पीछे क्यों रहे, तो हमने भी रख दिया गोखुर झील। गाय के खुर के समान देखने में दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गोखुर झील। और छाड़न झील इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नदी ने छोड़ दिया है, नदी ने छोड़ दिया है इस झील को। अब नदी ने अपना रास्ता, बड़ी बेवफा हो जाती है नदियाँ, छोड़ छाड़ करके रास्ता बदलती रहती, और बार बार रास्ता बदलेगी, बार बार रास्ता यहाँ पर जैसे आदमी अपना गाँव बसाकर रह रहा है और नदी कह रही है कि बेटा अब तुमको उड़ाएंगे, फिर इसने रास्ता बदल दिया, इस गांव के बीच में से चलने लगेगी, और यहाँ का आदमी उठ करके फिर दूसरी जगह जाएगा, परेशान रहेगा। तो बाढ़ से परेशान रहेगा। यहाँ पर नदियाँ अपना रास्ता बदलती रहती हैं। तो भारत में जो है बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। कोसी नदी बदनाम किस लिए है, रास्ता बदलने के लिए। वो कोसी नदी रास्ते बदलती रहती है अपना, इधर कभी इधर जा रही, कभी उस गांव से जा रही, कभी जो है पहलादा से जा रही, तो कभी जो है बिरथला से जा रही है, इधर उधर बदलते हुए जा रही है अपना रास्ता। तो इसीलिए बिहार का शोक, अब भाई वहाँ के लोग शोक में है उस नदी के कारण, इसीलिए बिहार का शोक उसे कह दिया जाता है। तो इस तरीके से मैदानी क्षेत्र में नदी क्या बना रही, विसर्प बना रही है, और विसर्प में ही एक झील का निर्माण हो रहा है जिसको कहते हैं गोखुर झील या छाड़न झील। और गोखुर, अब ये इसको जो है ऑक्स भी कहते हैं ना, बैल कहते हैं ना, बैल की अंग्रेजी क्या है, ऑक्स, और इसका खुर गो कहलाता है, तो ऑक्सबो लेक भी कहते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक। तो ये ऑक्सबो लेक है। अभी बन किस में रहा है, मियांडर में बन रहा है, विसर्प में बन रहा है। छोड़ी गई जलराशि क्या है, छोड़ी गई जलराशि क्या है, छाड़न झील या गोखुर झील। अब यहाँ पर इसके बाद किसी समय वर्षा अधिक हो गई, किसी समय वर्षा अधिक हो गई, तो अब ये नदी तो निकल रही पर्वतीय क्षेत्र से, तो उसको जल तो लगातार हिमानी से मिल ही रहा है, और बारिश भी अधिक हो गई, तो सभी नदियों का जल काफ़ी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है नदियाँ इतनी गहरी नहीं, बहुत ज़्यादा, इनकी चौड़ाई ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, कौन सा कटाव किया है, क्षैतिज कटाव ज़्यादा किया है। क्षैतिज कटाव ज़्यादा किया है तो दूर दूर तक जो है पूरा पानी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, पानी फैल जाएगा, और ज़्यादा पानी आ जाएगा तो इसके बाहर भी निकल जाएंगे, इसका पानी क्या हो जाएगा,
बाहर भी निकल जाएगा। तो बाहर निकलेगा तो बाढ़ आएगी कि नहीं? जब अपनी नदी अपनी घाटी तक बहे तो कोई बाढ़ नहीं है, और जैसे ही नदी अपने घाटी को छोड़ करके बाहर निकल जाए अपना जल लेकर के, तो उसको क्या कहेंगे? बाढ़ है। अब बाढ़ फिर उसके बाद में सिकुड़ेगा कि नहीं सिकुड़ेगा? और बाढ़ के साथ में उसने अपना रेत मलबा भी लेकर गया हो, फैलाया होगा, डाला होगा। जब सिकुड़ेगा तो ला करके यहाँ पर जो है रेत को जमा कर देगा, यहाँ पर ला करके रेत को जमा कर देगा। कौन? नदी, बाढ़ वाली नदी यहाँ पर रेत जो है ला करके जमा कर देगा अपने घाटी के दोनों तरफ। देखो बहुत समझदार होती हैं नदियाँ कि दोबारा अगर मैं बाढ़ आएगी तो दोबारा मैं बाहर नहीं जाऊंगी, घाटी में बहूंगी, इसलिए क्या करते हैं? बांध बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बांध। और नदियों ने बनाया है तो इनको प्राकृतिक बांध कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। अब बांध कहाँ बनाया है? नदी ने अपने तट पर बनाया है। कहाँ बनाया है? तट पर बनाया है, इसीलिए इसको कहते हैं तटबंध। कौन सा बंध? तटबंध। और तटबंध कैसा है? प्राकृतिक, किसी इंसान ने तो बनाया नहीं है, तो इसीलिए इसको प्राकृतिक तटबंध कहते हैं, नेचुरल लेवीज कहते हैं। लेवीज, नेचुरल लेवीज कहते हैं किसको? जो है जो नदी ने अपने घाटी के दोनों तरफ एक बांध बना दिया, तो इस बांध को बोलते हैं प्राकृतिक बांध या प्राकृतिक तटबंध या नेचुरल लेवीज कहते हैं। और चारों तरफ इसका बाढ़ का पानी जब फैल गया तो रेत वो जमा कर दिया, तो एक मैदान बन गया है, पूरा एक मैदान बन गया, तो इसको बोलते हैं बाढ़ का मैदान। कौन सा मैदान? बाढ़ का मैदान, फ्लड प्लेन। तो ये फ्लड प्लेन भी बनाती हैं, बाढ़ का मैदान बनाती हैं। ये कहाँ पर बना रही हैं? प्रौढ़ावस्था में। कहाँ पर बना रही हैं? प्रौढ़ा। लेकिन अब धीरे धीरे बुढ़ा रही हैं, धीरे धीरे बुढ़ा रही हैं, बुढ़ाती जा रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से बुढ़ापा आ जाएगा। भाई हम लोग अभी प्रौढ़ावस्था में, आपको पता नहीं चलेगा, किसी दिन मतलब धीरे धीरे बुढ़ापे में आ जाएंगे। अब रोज़ हमसे मिल रहे हो इसलिए हमारी उम्र पता नहीं चल रही है। अब जो 20 साल बाद हमको मिलेगा कहेगा तुम तो बुढ़े हो गए भाई तुमको नहीं पता चलेगा। तो ऐसे ही अब ये नदियाँ जो है यहाँ ये सब कुछ बनाते हुए जा रही हैं। क्या क्या बनाया यहाँ पर? जलोढ़ पंख बनाया, जलोढ़ शंख बनाया, जमा करके। कैसे? जमाव से, निक्षेपण से। फिर उसके बाद में इन्होंने विसर्प बनाया। क्या बनाया? विसर्प बनाया, जिसमें दोनों चीज़ देखने को मिला, जमाव और कटाव दोनों चीज़, निक्षेपण और जो है जमाव। और इसी में छाड़न झील भी देखने को मिला, ऑक्सबो लेक मियांडर्स में ही, ठीक। और इसके बाद इसी में हमने देखा प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध जो कि जमाव से बना है। किससे बना है? जमाव से बना है। बाढ़ का मैदान भी जमाव से बना है। बाढ़ के मैदान में मिट्टी फैल गई दूर तक नदी से बाहर निकल करके, तो बाढ़ का मैदान बन गया। तो प्राकृतिक तटबंध। अब नदी जो है पहुंच जाएगी, अब ऐसे इमेजिन करो, बिहार जो है उत्तर प्रदेश से निकल करके नदी अब कहाँ पहुंच रही है? बिहार की तरफ, बंगाल की तरफ। अब बुढ़िया हो रही है नदी, बिहार की तरफ पहुंच जाएगी नदी, तो बुढ़िया हो जाएगी, बुढ़ा जाएगी। तो ओल्ड एज में पहुँच गई। किस एज में? ओल्ड एज। और साथ में जो है लोड ज़्यादा है, साथ में लोड ज़्यादा है। किसका लोड है? मलबा का। हाँ, जलोढ़। अब कंकड़ पत्थर नहीं, रेत रहेगा। अब कंकड़ पत्थर तो पहले ही सब चपट जो है लड़ भिड़ करके सब रेत में बन गए थे। अब पत्थर नहीं जाएंगे साथ में, क्योंकि पत्थर अब बुढ़ापा आ गया, पत्थर ढो ही नहीं पाएंगे। पत्थर अगर कहीं होगा तो यहीं छोड़ छाड़ देंगे, अब आगे पत्थर ले जाने की हिम्मतें नहीं है, क्योंकि ढाल है ही नहीं और पानी ज़्यादा है और उसमें लोड भी ज़्यादा है। चारों तरफ का पानी है, ढाल है नहीं, तो जगह जगह पे प्रवाह आपको दिखाई नहीं देगा, बहता हुआ जल दिखेगा ही नहीं। तो अब ये लाठी टेकते हुए चलेंगी, लाठी टेकते हुए चलेंगी। तो जहाँ से इनको रास्ता मिल जाएगा फिर उधर ही चलेंगी, ये जहाँ से इनको रास्ता मिल जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने तो बाढ़ का मैदान बना दिया, बाढ़ का मैदान बना दिया। तो अब रेत है तो एक धारा यहाँ बन जाएगी नदी की, एक धारा यहाँ बन जाएगी, एक धारा यहाँ बन जाएगी। तमाम धाराएं नदी अपनी बना देती हैं। अब तमाम धाराओं से हमने शुरू किया था पर्वतीय क्षेत्र से। कहाँ से शुरू किया था? पर्वतीय क्षेत्र से। देखो हमने बताया था कि बुढ़ापे में आकर के फिर से बुढ़ा जवान हो जाता है। यहाँ पे बुढ़ापे आकर के बचपना आ गया नदी का। नदी ने अपनी कई धाराएं बना दी, तो इनको वितरिकाएं बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? वितरिकाएं। हमने वहाँ पर कहा था नदी की जो है सहायक नदियाँ, शाखाएं। अब यहाँ एक ही नदी है, लेकिन उसने अपने उसको चलना है, समुद्र तक जाना है भाई। एक उसको नदी का जो है अंतिम वो क्या होता है? जैसे इंसान को अंतिम अवस्था क्या है? ऊपर जाना। पता नहीं ऊपर जाते हैं कि नीचे जाते हैं, कुछ नहीं पता है, कहीं जाते हैं। लेकिन नदी का तो दिख रहा है, नदी किसी या तो सागर में जाएगी या फिर झील में जाएगी या किसी रेत में मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर नदी हम मान लेते हैं सागर में जा रही। नदी कहाँ जा रही? सागर में। तभी तो मिलन होगा, नदी अपने जो है अपने आप को पूर्ण समझेगी। तो अब जब यहाँ जाएगी, अब उसको पहुँचना है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे रेत का ढेर लग गया है, बहुत सारा
रेत का ढेर लग गया है और इसके ऊपर से इनको जाना है, वहाँ तक पहुँचना है। और पहुँचने की चाहत हो तो कोई भी पहुँच सकता है, कितना भी बुढ़ापा आ जाए। इनसे सीखो, हमें कहीं अगर पहुँचना है। अच्छा चलो यहाँ से एक मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे आपको स्टेशन पर गए, आप स्टेशन पर जाओ, टिकट वाले से कह दो कि मुझे टिकट दे दो, तो आपसे कुछ पूछेगा ना, कहाँ का देना है? नहीं नहीं मुझे टिकट दे दो, कहीं का नहीं, टिकट दे दो। ये पागल हो गया क्या है, कहाँ का दे दें टिकट? तो आपसे वो डेस्टिनेशन पूछेगा कि नहीं, आपका लक्ष्य पूछेगा, आपको कहाँ जाना है। छोटी सी यात्रा करते हो तो आप लक्ष्य आपको पता है कि हमको कौन से स्टेशन पर जाना है, तभी स्टेशन टिकट वाला टिकट काउंटर पे आपको टिकट देगा। और आप अपने पूरे जीवन की यात्रा बिना डेस्टिनेशन के पूरा कर लेते हो, अपने पूरे जीवन की यात्रा बिना लक्ष्य के पूरा करना चाहते हो, और ईश्वर से टिकट ऐसे ही मांगते हो कि हमको टिकट दे दो, हमें जाना है। तो ईश्वर जान पाएगा क्या टिकट देने, कौन सा टिकट दें, कहाँ का दें? अरे तो लक्ष्य बना लो अभी से कि हमको इस वाले स्टेशन पे जाना है, तो भगवान भी कहेगा ठीक है, मैं वहाँ का टिकट तुमको काट करके दे रहा हूँ, और रास्ता भी मैं दिखाता जाऊँगा, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन मैंने भेज दी है। अब ट्रेन जैसा आप चलोगे वैसे ही ट्रेन तो भेजेगा भगवान। अगर आप पैसेंजर की भांति चलोगे तो भीड़ भाड़ वाली ट्रेन भेज देगा, अगर आप गतिमान एक्सप्रेस चलोगे तो गतिमान एक्सप्रेस भेज देगा। आपकी क्वालिटी के आधार पे जो है ट्रेन भेज देगा कि आप कौन सी ट्रेन से जाना चाहते हो, चुनाव आपका है। ईश्वर तो सभी प्रकार के ट्रेन भेजता है, जैसे मोदी जी सभी प्रकार के ट्रेन भेजते हैं। आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप जो है पैसेंजर से यात्रा करोगे या आप शताब्दी से करोगे? तो आपको शताब्दी से जाना है तो शताब्दी वाला टिकट कटवाओ भगवान से कि शताब्दी वाला टिकट दो, जल्दी पहुंचना है और वहां जा करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच करके हमको बहुत सारे काम करने हैं, समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, सब के लिए काम करने हैं। ये सोच रखो तो अपने यात्रा को आप तुरंत पाओगे, अपनी यात्रा पर लक्ष्य को तुरंत प्राप्त। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि लक्ष्य को आपको अभी से निर्धारित करना होगा। आपको कहाँ जाना है, लक्ष्य को अभी से निर्धारित करना होगा। तो यह नदी, इससे सीखो, इसने लक्ष्य निर्धारित कर दिया, इसका अल्टीमेट गोल क्या है, समुद्र में जाना। तभी हमारा संगम पूरा होगा, तभी हमारा लक्ष्य पूरा होगा। तो ये जाने के लिए एन कीन प्रकरणी कार्य करती है नदी। यहाँ पर क्या वितरिकाएं बनाती है, पूरा पानी नहीं ले जा सकती है, तो इस रेत में क्या करती है, अपनी शाखाओं को बांट देती है, शाखाओं को, ब्रांचों को बांट देती है, क्योंकि उसे जो है इकट्ठा जाने में दिक्कत हो रही है। रेत पे चलना बड़ी जो है चलना कठिन है। तो वो कहती है नदी कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा तुमको इधर से भेज रही हूँ, थोड़ा तुमको इधर से भेज रही हूँ, थोड़ा इधर से भेज रही हूँ। तो बंटवारा कर देती है नदी अपना जल को, तो उसको बोलते हैं वितरिका। उसको क्या बोलते हैं, वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटीज। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटीज के माध्यम से नदी जो है अपने जल को समुद्र में ले जा करके गिरा देती है। तो पूरा ये क्षेत्र जो बन जाता है क्या कहलाता है, डेल्टा। क्या बन जाता है, डेल्टा। तो डेल्टा का निर्माण नदी कर देती है, कहाँ पर, सागर में गिरने पर। अब ये डेल्टा नाम क्यों पड़ गया भाई, डेल्टा क्यों कहा गया? तो इसके लिए एक जो है, जब एक भूगोलवेत्ता थे, वो जब अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर, वो अफ्रीका महाद्वीप गए थे, नील नदी के पास उन्होंने देखा जा करके कि नील नदी का पानी जो है, नील नदी का पानी भूमध्य सागर में आकर के कुछ इस तरीके से आकृति बना रही है, कुछ इस तरीके से त्रिभुज के आकार का इस तरीके से आकृति बना रही है, ऐसी आकृति बना। अब ये वितरिकाएं हैं, ये क्या है, वितरिकाएं। ये क्या है, वितरिकाएं। तो इन वितरिकाओं से एक आकृति बन रही है जो गणित के डेल्टा से मिलता जुलता है, गणित के डेल्टा से मिलता जुलता है। तो इन्होंने इसका नाम रख दिया डेल्टा। पहले के विद्वान गणित में भी माहिर होते थे, भूगोल में भी माहिर होते थे, और फिलॉसफी में, दर्शन में भी उतने ही माहिर होते थे, दार्शनिक ज्ञान भी होता था, पराभौतिक चीज़ों को भी जानते थे, भौतिक चीज़ों को भी जानते थे, सब कुछ जानते थे। तो इन्होंने इसका नाम रख दिया डेल्टा। और ये है कैसा, त्रिभुज के आकार का है। कैसा है, त्रिभुज के आकार का है। तो ये त्रिभुज के आकार की जो आकृति बनती है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। और किससे बना है, नदी ने अपने जमाव से बनाया है। कैसे बनाया है, जमाव से बनाया है। मलबा को, कचरा तो नहीं कहेंगे, मिट्टी और सब छाड़न जमा करके बनाया है, तो डेल्टा बना दिया। अब जितनी भी बंगाल की खाड़ी की जितनी भी नदियां हैं जो गिरती हैं, वो सब क्या बनाती हैं, डेल्टा। क्योंकि उनको दूरी भी काफ़ी मिल जाती है बहने के लिए, और इसके अलावा जो है मलबा भी, रेत भी काफ़ी मिल जाता है। अब जब कम दूरी तक बहेंगे तो रेत मिलेगा ही नहीं, रेत मिलेगा ही नहीं, तो वहाँ पर बनेगा नहीं। थोड़ा बहुत बनेगा भी तो समुद्र में आने वाले ज्वार क्या कर देते हैं, उनको बहा ले जाते हैं। थोड़ा सा लाकर रेत जमा किया एक तरफ, वैसे ही ज्वार आया और ज्वार क्या करेगा, उस रेत को बहा ले जाएगा। तो ऐसे नदियाँ जब इस तरीके से मान लेते हैं, ये जो है इधर अरब सागर वाली नदियाँ हैं, इधर जो गिर रही हैं,
नर्मदा और ताप्ती, इन्होंने यहाँ ला करके थोड़ा बहुत जो इस वाले क्षेत्र से अपना मलबा ला करके यहाँ गिराया, वैसे ही ज्वार आ गया। क्या आ गया? ज्वार। तो अब ये अंदर तक ज्वार जाएगा इस घाटी के, और पूरा मलबा खींच करके समुद्र में लेकर चला जाएगा, तो ये खाली हो जाएगा। इसका जो है पूरा जो डेल्टा वाला क्षेत्र वो क्या हो जाएगा? खुला रहेगा, खाली रहेगा। क्या रहेगा? खुला रहेगा, खाली हो जाएगा। तो इसलिए अब ये, और नदी का मुहाना है, नदी जहाँ गिरती है उसको क्या बोलते हैं? नदी का मुहाना। डेल्टा कहाँ बनती है? नदी के मुहाने पर। डेल्टा कहाँ बनती है? नदी के मुहाने पर। तो नदी का मुहाना भी है, और ज्वार इसको बनाती है, ज्वार ही इसको साफ कर देती, बनता कुछ नहीं, सब साफ कर देती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं ज्वार नद मुख। क्या कहते हैं? ज्वार नद मुख। तो ज्वार नद मुख भी बनता है कहाँ पर? जहाँ डेल्टा नहीं बनता है। डेल्टा अगर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? ज्वार नद मुख बनेगा। इंग्लिश में कहते हैं इसको एस्चुरी, इंग्लिश में कहते हैं एस्चुरी। क्या कहते हैं? एस्चुरी। तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं कहाँ पर? जो है जहाँ पर नदियाँ छोटी होती है अपेक्षाकृत, किसी चट्टानी सतह से बह रही होती हैं, किसी भ्रंश घाटी से बह रही होती हैं। तो चट्टानी सतह पर लंबी दूरी नहीं होने के कारण इतना ज़्यादा उनके पास रेत नहीं बन पाता है, तो वो जमाव नहीं कर पाती हैं, और थोड़ा बहुत जमाव भी करती हैं तो ज्वार आता है उसको बहा ले जाता है। इसी के आधार पर इसको कहते हैं ज्वार नद मुख। क्या कहते हैं? ज्वार नद मुख। तो इस तरीके से ये सारी स्थलाकृतियाँ नदियों ने बनाई, नदियों ने ये सारी स्थलाकृतियाँ बनाई। अब यहाँ पर हम लोग नदी, ये सारी स्थलाकृतियों की जो है हम लोग इनकी भी जो है अवस्थाएं देखेंगे। जो स्थलाकृतियाँ हैं ये भी 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती हैं। कोई भी स्थलाकृति 3 अवस्थाओं से होकर के गुजरती है। कोई भी स्थलाकृति कितनी अवस्थाओं से गुजरती है? 3। नदी की भी 3 अवस्थाएं होगी, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। ऐसे ही स्थलाकृतियों की भी 3 अवस्थाएं होती हैं, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। तो कुछ विद्वान थे, उन्होंने प्रकृति में जा करके इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, देखा। तो एक डेविस महोदय थे, एक डेविस महोदय थे, डब्ल्यू एम डेविस महोदय, जो कि अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने देखा कि जो स्थलाकृतियाँ हैं वो 3 चीज़ों से उनका निर्माण होता है। 3 चीज़ों से उनका निर्माण होता है। एक तो संरचना, संरचना मतलब चट्टानी संरचना। चट्टान कैसा है? जहाँ पर कोई भी प्रक्रम काम कर रहा हो, खास करके उन्होंने नदी प्रक्रम को बताया, नदी प्रक्रम के माध्यम से कोई भी प्रक्रम काम कर रहा हो तो वहाँ की चट्टानी संरचना कैसी है, तो संरचना को देखा। और दूसरा उन्होंने बताया कि प्रक्रम कौन सा है, कौन से प्रक्रम से वो बन रही है, और कितनी अवस्थाओं में बन रही, किस अवस्था में बन रही, कौन सी अवस्था में वो बन रही है स्थलाकृति। तो इसीलिए डेविस ने कहा कि कोई भी स्थलाकृति, एक फार्मूला दिया कि स्थलाकृति जो स्थल पर बनती है, स्थलाकृति जो है ये फंक्शन है, एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है? स्ट्रक्चर का। किसका फंक्शन है? स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर मतलब संरचना, चट्टानी संरचना का, स्ट्रक्चर का, और प्रोसेस का, प्रक्रम का। किसका? प्रोसेस का। और इसके अलावा स्टेजेस का, स्टेज यानी कि समय, स्टेज अर्थात समय। तो कोई भी आकृति जो है वो संरचना पर बनती है। किस पे बनती है? संरचना पर बनती है। किसी प्रोसेस से बनती है, चाहे वो हवा हो, चाहे जल हो, चाहे भूमिगत जल हो, किसी भी प्रोसेस से बनती है, और एक निश्चित समय में बनती है, निश्चित अवस्थाओं में बनती है, विभिन्न अवस्थाओं में बनती है। तो इसीलिए स्थल आकृति को, लैंड फॉर्म्स को इन्होंने कहा कि लैंड फॉर्म्स इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। 3 चीज इसमें देखा, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज। तो इसीलिए इसको कहा जाता है डेविस का त्रिकट सिद्धांत। डेविस का त्रिकट सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? त्रिकट सिद्धांत। 3 चीजें हैं, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज। तो इसीलिए इसको कहा जाता है डेविस का त्रिकट सिद्धांत। तो ये डेविस का त्रिकट सिद्धांत इतना ज़्यादा गहराई में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो अपर्दन चक्र है, यहाँ पर हम अपर्दन चक्र की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अपर्दन चक्र की। अपर्दन चक्र है वो 3 अवस्थाओं में पूरा होता है। किसी भी स्थलाकृति की जो अपर्दन है वो 3 अवस्थाओं में पूरी होती है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्र। और चक्र किसका? अपर्दन का। किसका? अपर्दन का। और ज़्यादा मशहूर चक्र किसका है? डेविस महोदय का है। बहुत सारे लोगों ने चक्र दिया है, लेकिन डेविस महोदय का चक्र, अपर्दन चक्र काफ़ी फेमस रहा है। सरल है, पढ़ने में समझने में दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी में लिखा है, क्लिष्ट भाषा में नहीं लिखा है।
इसलिए जो है ये बहुत फेमस हो गया था, पूरी दुनिया में बहुत फेमस हो गया था। तो हम लोग भी पढ़े इसको, तो इसीलिए इसको कहते हैं डेविस का त्रिकट सिद्धांत। डेविस का त्रिकट सिद्धांत, इसमें कुछ वास्तविकता भी है और कुछ जो है कमियां भी थी। अब जब इसीलिए इसको मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडल। ये मॉडल है, इन्होंने बनाया था, जो प्रकृति में बनती है उसको बना करके लोगों को दिखाया था कि ये प्रकृति में इस स्थलाकृतियाँ इस तरीके से बनती हैं। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। कितना टाइम हो गया भाई? हैं? उसमें देखो टाइम कितना चल रहा है। अरे बड़ा लंबा खींच जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर समझ लो फटाक से। ये है स्टेज। ये क्या है? स्टेज। समय, ये मतलब अवस्था। ये किसी जो है स्थलाकृति की क्या है? अवस्था। और इधर है हाइट। एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है। क्या होता है? हाइट। अब इन्होंने कहा कि किसी पर्वत है, जैसे कि कोई पर्वत है तो पर्वत पहले क्या होगा? आंतरिक बल से बनेगा। पर्वत पहले आंतरिक बल से क्या होगा? बनेगा। तो इन्होंने पर्वत को बना दिया। इन्होंने पर्वत को इस तरीके से बना दिया, यहाँ तक पर्वत को बना दिया। पर्वत खड़ा हो गया। पर्वत क्या हो गया? खड़ा हो गया। अब कहा ये आंतरिक बल से पर्वत बन गया। अब कहा कि बाह्य बल से पर्वत पे क्या होगा? कटाव होगा। बाह्य बल से पर्वत को काटेगा। बाह्य बल पर्वत को काटेगा। तो मैंने जैसे बताया पहले, जो घाटियाँ हैं पर्वतीय क्षेत्रों पर, घाटियों क्या होंगी? सकरी होंगी, वी आकार की घाटी होंगी। फिर आगे जाएंगे तो घाटी चौड़ी होती जाएंगी। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से जो है एक कर्व बनाया, ऊपरी कर्व और निचला कर्व ऐसे बनाया, ठीक। और इसमें बनाया इन्होंने ये घाटी बनाई। ये क्या बनाई? घाटी। यहाँ वी आकार की घाटी, और यहाँ जा करके चौड़ाई घाटी में बढ़ गई। चौड़ाई घाटी में बढ़ गई। तो ये स्टेजेस के साथ, तो इसलिए 3 अवस्थाओं में इसको इन्होंने विभाजित कर दिया। ये हो गया आपका कौन सा? युवावस्था। ये हो गया प्रौढ़ावस्था, और ये हो गया वृद्धावस्था। तो उसमें देख लेना, मैंने PDF भी भेज दिया है, PDF में बना हुआ है अच्छी तरीके से। तो हाँ, तो यहाँ पर अब इसको मोटा मोटी समझ लो। ये क्या है? पहाड़ है। ये क्या है? पहाड़ है। ये पर्वत है। यहाँ पर देख रहे हो घाटी के बीच में गैप कम है, तो ये वी आकार की घाटी दिख रही है। फिर जैसे जैसे वृद्धावस्था उसमें आओगे, प्रौढ़ावस्था में, फिर वृद्धावस्था में, तो इनकी जो घाटियों की चौड़ाई क्या है? बढ़ती चली जाती है, ठीक। और लास्ट में आकर के यहाँ पर अवशिष्ट पहाड़ियाँ बचती हैं। अवशिष्ट पहाड़ियाँ बचती हैं और एक मैदान का निर्माण हो जाता है। जो मैदान हमने बाढ़ का मैदान बताया था ना, उसी मैदान को डेविस महोदय ने कहा है पेनी प्लेन। क्या कहा है? कौन सा प्लेन? पेनी प्लेन। उसी मैदान को डेविस महोदय ने क्या कहा है? पेनी प्लेन। और इसी पे छोटे छोटे माउंट्स रह जाते हैं। छोटे छोटे माउंट्स जो है पर्वत के छोटे छोटे टुकड़े अवशेष रह जाते हैं, तो उसको बताया मोनार्ड नाक। क्या कहा है? मोनार्ड नाक। मोनार्ड नॉक। तो ये शब्द याद रखना, इसलिए इसको बता रहा हूँ, क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी कि पेनी प्लेन से आप क्या समझते हो। तो पेनी प्लेन क्या है? डेविस ने एक शब्द दिया था, किसके लिए? मैदान के लिए। अवशिष्ट बचा हुआ, जो इसी मतलब जब नदी सागर में गिरती है उसके पहले क्या बनाती है? पेनी प्लेन बनाती है। और उसी में कुछ जो है पर्वत की छोटी छोटी चोटियाँ दिखाई देती हैं, उसको क्या कहते हैं? मोनार्ड नाक। मोनार्ड नाक। तो ये अवस्थाएं हो गई। ये जो है प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था में इस तरीके से जा करके क्या बन जाती है? मोनार्ड नाक और जो पेनी प्लेन। तो ये डेविस, ये भूगोल वाले जब पढ़ेंगे उनके लिए जो है गहराई में पढ़ाएंगे। बाकी ये आपके लिए प्रश्न नहीं आते यहाँ से, बस ये शब्द पढ़ाना बताना था, इसलिए हमने बता दिया पेनी प्लेन और मोनार्ड नाक। इतना पूछ सकता है कोई भी परीक्षा में, सामान्य परीक्षा में। बाकी गहराई में इतना ज़्यादा नहीं जाता है, नहीं तो ये फिर भूगोल और सामान्य भूगोल में अंतर ही नहीं रह जाएगा। फिर तो सबको भूगोल ही पढ़ना पड़ेगा। भूगोल पढ़ाएंगे तो पूरा 2 साल लगेगा पूरा भूगोल पढ़ने में, सारे सिद्धांत को पढ़ने में, ठीक। तो इस तरीके से ये क्या है? अपर्दन चक्र है। ये क्या है? अपर्दन चक्र।